हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। ठीक है। और ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1857 द अर्लीस्ट रिफॉर्मिंग टेंडेंसी वॉज ब्रॉडन। द वर्क ऑफ अर्लियर रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर was carried further by major movements of religious and social reforms। इसमें क्या कहा गया है ना, जो 1858 के बाद में जितनी भी सोशल रिफॉर्म्स हुई हैं, धर्म के अंदर सुधार हुए हैं, और उनको जो रिफॉर्मर्स थे जो उस टाइम पे इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, इन चीज़ों को चेंज करने की, जितने भी पुरानी रीति रिवाज थे जो कि उस टाइम को के अकॉर्डिंग सही नहीं थे, उनको बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें कि राजा राम मोहन रॉय थे, पंडित विद्यासागर थे। तो इनके बाद जो आगे इसको बढ़ाया है, काफ़ी अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू, काफ़ी अलग अलग नए नए सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू। तो उनके बारे में अभी पढ़ते हैं यहाँ पर। ब्रह्मो समाज, इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मो समाज। द ब्रह्मो ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय was carried forward after 1843 by देवेंद्रनाथ टैगोर एंड आफ्टर 1866 बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया ना, जो ब्रह्मो समाज का जो ट्रेडिशन था वो किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन इनके बाद किसने आगे इसको बढ़ाया? 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इनके बाद 1866 के बाद किसने इसको आगे लेके चले इसको? केशव चंद्र सेन। जो भी ब्रह्मो समाज के थॉट्स थे उनको कैरी फॉरवर्ड आगे कौन करते गए? केशव चंद्र सेन। द ब्रह्मो समाज मेड एन एफर्ट टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन बाय रिमूविंग abuses and bases it on the worship of one god and on the teachings of Vedas, Upanishads, even though it repudiated the doctrine of infallibility of the Vedas। यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कि जो ब्रह्मो समाज ने है ना, काफ़ी एफर्ट्स दिखाए, काफ़ी कोशिशें करी। ठीक है। जो हिंदू रिलीजन है उसमें से जो भी बुरे रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उनको हटाने के लिए, जैसे कि हो गया सती प्रथा होगी, जिसको उस टाइम पे काफ़ी बढ़ावा देते थे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो, तो इन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। ठीक है। विडो रीमैरिज को ख़त्म करने की, मतलब विडोज़ को है ना, दोबारा जो विधवा होती थी उनको दोबारा से शादी करना अलाउ नहीं था, तो इन्होंने उस चीज़ पे भी ध्यान दिया कि उनको भी दोबारा जीने का हक है। ठीक है। तो उसमें इन्होंने काफ़ी अपने एफर्ट्स दिखाए, काफ़ी कोशिशें की उसको बदलने के लिए। और ऊपर से इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया कि आप एक धर्म और एक गॉड को, एक भगवान को पूजिए। ठीक है। और उसका तर्क इन्होंने किसके सहारे दिया? जो वेदास और उपनिषद के अंदर जो भी पढ़ाई लिखाई हैं, जो भी टीचिंग्स हैं, उनको दिखाते हुए। और जबकि इन्होंने ये भी कहा कि भाई वेदास भी पूरी तरह से सही नहीं है, जो उनका डोक्राइन है वो भी एक तरह से हम उनके ऊपर भी पूरी तरह से निर्भर होकर नहीं चल सकते, उनमें भी कुछ कमियां हैं। इट आल्सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, इन्होंने कहा है कि जो मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स थे उस टाइम के, या फिर आज के भी लगा लो, तो वो काफ़ी आगे थे समय से, और हमको उनको अपनी लाइफ के अंदर अपना लेना चाहिए। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी जोर देते हैं, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन होगी, है ना, इन जैसी चीज़ें। द ब्रह्मो समाज डिनाइड द नीड ऑफ प्राइस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग रिलीजियस राइटिंग्स। Every individual has the right and the capacity to decide with the help of his own intellect what was right and what was wrong in a religious book or principle। यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कि ब्रह्मो समाज हमेशा से ये डिनाई करता रहा है, कि मानता रहा है कि भाई जो प्राइस्टली क्लास है ना, जो ब्राह्मण समाज था, जो अपर क्लास थी, केवल उनको ही ये हक नहीं है कि भाई आप जो रिलीजियस राइटिंग्स है या फिर मंदिरों की देख रेख है, केवल वो आपके हिस्से ही नहीं है, ये वो उन पे सब चीज़ों का हक, सब लोगों का, हर एक जात का, हर एक इंसान का, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से, अपने सोच समझ से अपने कार्यों को और या फिर अपने रिलीजन को अपने तरीके से चला सकता है। ठीक है। ये नहीं है कि केवल जो ब्राह्मण समाज है या फिर जो अपर कास्ट थी उस टाइम पे, ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, उस टाइम के समय जितनी भी प्राइस्टली क्लास रही है, कि भाई
क्या होता था ना, उस टाइम पे जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो निचली जात से जो माने जाते थे उस समय पे, उनको मना किया जाता था, उनको अलाउ नहीं था मंदिर में जाना। और ये किसकी वजह से होता था? जो अपर कास्ट जो होती थी, क्लास जो होती थी, उनकी वजह से। तो ब्रह्मो समाज इसी चीज़ पे ज़्यादा दबाव दे रहा था कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, एकता की भावना होनी चाहिए सब में, सब चीज़ों पे सबका हक है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर। Thus, the Brahmos were basically opposed to idolatry and superstitious practices and rituals, in fact, to the entire Brahminical system. तो इसलिए जो ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज के जुड़े हुए लोग थे, वो जो मूर्ति पूजन पे ज़्यादा या उस चीज़ को अपोज करते थे कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे लोगों के बीच में सब लोगों को अलाउ नहीं होता था मंदिरों में जाना, तो भेदभाव होता था लोगों के साथ में। और जो पुराने रिचुअल्स थे, जो रीति रिवाज थे, जो प्रैक्टिसेस थी, वो इन उन चीज़ों को नकारते थे कि ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो जो पूरा ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण समाज है, जो उनका जो सिस्टम था, उसको नकारते थे कि भाई जो वो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, सबको आप हक दीजिए, आपका काम ऐसा होना चाहिए। दे कुड वर्शिप वन गॉड विदाउट द मीडिएशन ऑफ द प्राइस्ट। यहाँ पे लिखा गया है कि जो सब लोग इंसान थे, वो एक भगवान को पूज सकते हैं बिना किसी ब्राह्मण, मतलब जो उस टाइम पे ब्राह्मणों को माना जाता था कि ये भगवान के दूत है। ठीक है, तो कि भाई आप है ना बिना ब्राह्मण के भी भगवान को पूज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उनके बिना आप उनकी पूजा नहीं कर सकते या उनको मान नहीं सकते। द ब्राह्मोज वर आल्सो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, इन्होंने जो सोशल इश्यूज़ थे उनके अंदर भी काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश करी, उनको रिफॉर्म करने की, सुधारने की कोशिश करी है। दे एक्टिवली अपोज द कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्ट द जनरल अपलिफ्ट ऑफ वुमेन, इंक्लूडिंग विडो रीमैरिज एंड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे क्या कहा गया ना, इन्होंने बिल्कुल बढ़ चढ़ के इस चीज़ के अपोजिट में खड़े थे और उस अपोज किया है कास्ट सिस्टम को, कि जो बड़ी जात छोटी जात होगी, है ना, इन चीज़ों को इन्होंने नकारा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके अपोजिशन में हैं, ये चीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और जो कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उसके भी काफ़ी खिलाफ रहे हैं। इन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया है कि वुमेंस को आप समान दर्जा दीजिए। ठीक है, उनकी भी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, हर चीज़ में उनको भी आगे रखना चाहिए। इन्होंने विडो रीमैरिज, जो विधवाओं की दोबारा शादी होती थी, उसको भी बढ़ावा देने की बात कही है। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, उस टाइम पे जो मॉडर्न एजुकेशन थी मैन और वुमेन के लिए, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, उसके भी पक्ष में ये रहे हैं। अब बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, जो कि धर्म के प्रति जिनको सुधारा गया है, जो मतलब पहले पुरानी रीति रिवाज चलते आ रहे थे, तो वो किसने सुधारी है, कैसे सुधारी है, कौन कौन उसमें शामिल रहा है। ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म वर बिगन in Bombay in 1840 by Paramahansa Mandali, which aimed at the fighting idolatry and caste system। यहाँ पे क्या कहा गया ना कि बॉम्बे के अंदर किसने स्टार्ट किया था? परमहंस मंडली ने ये काम स्टार्ट किया था कि जो धर्म के अंदर, जो हमारे रिलीजन है, उनके अंदर जो कमियां हैं और जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनको सुधारने के लिए हम इकट्ठा होंगे या फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। पर उसका नाम था परमहंस मंडली। कब स्टार्ट हुई? 1840 के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे से, ठीक है, तो ये बॉम्बे से कौन लोग थे, कौन कौन उसके अंदर शामिल थे? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो थे परमहंस मंडली, जो मंडली थी वहाँ की, उन्होंने इस चीज़ में आगे अपना मतलब समय दिया या फिर इन चीज़ों को लड़ने में अपना साथ दिया। और ये भी किस चीज़ के अपोजिट में थे कि भाई आप जो मूर्ति पूजन करते हैं उसके लिए लड़ते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट भी ये रहे हैं। परहैप्स द अर्लीस्ट रिफॉर्मर इन वेस्टर्न इंडिया, लाइक वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो स्टार्टिंग में जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, जो धर्म को सुधारने की बातें करते थे, कोशिश करते थे, धर्म के अंदर जो कमियाँ थी उनको सुधारने की जिन्होंने कोशिश की है, जो वेस्टर्न इंडिया के अंदर थे, उनमें कौन कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, लोकहितवादी भी नाम से भी वो काफ़ी पॉपुलर थे, जिन्होंने मराठी के अंदर अपनी राइटिंग्स लिखना स्टार्ट करी। और उन्होंने हिंदू धर्म था, उनके अंदर जो भी त्रुटियाँ थी, जो भी कमियाँ थी, उनके खिलाफ काफ़ी बढ़ चढ़ के लिखा है।
ठीक है। और इन्होंने किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो अपना धर्म है उसके अंदर जो भी कमियां उनको सही किया जाए और सबके समान इक्वालिटी रखी जाए, सबको बराबर माना जाए। He also said that if the religion did not sanction social reforms, then religion should be changed, and for after all, religion was made by human beings, and scriptures written long ago might not relevant टू द लेटर टाइम्स। इन्होंने ये कहा है ना कि जो आज के समय पे जो कमियां हैं, अगर हमारा धर्म उसको सुधारने की अनुमति नहीं देता है तो फिर हमको उसी को चेंज कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि जो रिलीजन के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है पुराने समय के अंदर, वेद हो गए, पुराण हो गए, उन चीज़ों के अंदर, उनके अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई वो किसके द्वारा, वो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इंसानों के द्वारा लिखी गई है। अगर वो आज के समय पर रिलेवेंट नहीं है, सही नहीं है, तो उनको भी हमें बदल देना चाहिए। लेटर द प्रथारना समाज वॉज स्टार्टेड। फिर बाद में आते हैं महाराष्ट्र के अंदर प्रथारना समाज, ठीक है। इनका काम भी क्या था, इनका काम भी वही था, हिंदू रिलीजन को सुधारना, इनके अंदर जो भी कमियां थी उन चीज़ों को सुधारना, जो भी सोशल इश्यूज थे उन चीज़ों को ठीक करना। किसकी हेल्प से, मॉडर्न नॉलेज की हेल्प से, कि भाई मॉडर्न एजुकेशन होगी तो लोगों की सोच बदलेगी, गलत अच्छे बुरे का समझ आएगा कि भाई ये तो सिर्फ आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है पुराने रीति रिवाजों वाली, इनको उतारना चाहिए और आज के समय पे जो ज़रूरत है उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। इट प्रीच द वर्शिप, इन्होंने भी एक गॉड को, मतलब एक भगवान को मानने के लिए जोर दिया। और जो कास्ट रिलीजन है उसको भी, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कटाक्ष किए कि भाई ये जो धर्म की राजनीति होती है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो उस टाइम पे जो प्राइस्टली डोमिनेशन था कि भाई सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करते थे, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते थे, वो डिसाइड करते थे धर्म के अंदर, उनकी बातें मानी जाती थी, तो उनका डोमिनेशन, उनका वर्चस्व इस चीज़ से ख़त्म हो। उस टाइम के दो सबसे ग्रेट लीडर रहे आरजी भंडारकर, जो कि संस्कृत के स्कॉलर थे, काफ़ी विद्वान थे और हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज्ञाता थे। और फिर बात करते हैं महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, जो कि 1842 में इनका जन्म हुआ, 1901 तक ये रहे थे। इट वॉज पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रह्मो समाज। ये भी ब्रह्मो समाज से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, उससे काफ़ी प्रेरित थे। इट एक्टिविटीज़ आल्सो स्प्रेड टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर भी इनकी एक्टिविटीज़ स्प्रेड हुई ब्रह्मो समाज की। और वहाँ पे जो तेलुगु रिफॉर्मर थे ना, तेलुगु में मतलब हिंदू धर्म को ऐसे रिफॉर्म करने वाले, जो भी कमियां थी सुधारने वाले, उनका नाम रहा है वरी सलिंगम, ठीक है। अभी बात करते हैं रामकृष्ण और विवेकानंदा के बारे में। रामकृष्ण का जन्म हुआ था 1836 में, 86 तक ये रहे हैं। और ये बिल्कुल एक भगत आदमी थे, भगत इंसान थे, ठीक है। इन्होंने क्या शाउट किया था कि जो क्या बोला था कि भाई जो रिलीजियस सेल्वेशन है ना, मोक्ष, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और मतलब ये कहते थे कि कुछ वे हैं, लाइक रिलीजियस सेल्वेशन को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ ट्रेडिशनल वे हैं, ठीक है। रिनंसिएशन होगा, मेडिटेशन होगा, ठीक है। मेडिटेशन मतलब क्या कहते हैं, ध्यान करना, भक्ति करना किसी चीज़ की, किसी भगवान की, तो उसके थ्रू भी आप सेल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन हिज रिसर्च फॉर रिलीजियस ट्रूथ और द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, मतलब जो धर्म का सत्य था, ठीक है, धर्म की सच्चाई थी, उसको ढूंढने के लिए और भगवान से मतलब अपने संपर्क साधने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए इन्होंने दूसरे धर्मों के साथ मिलजुल कर भी रहना स्टार्ट किया, जिसमें कौन थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सब धर्म के लोगों के साथ मिलके ये रहे हैं। और इन्होंने बार बार इस चीज़ पे दबाव दिया है, इस पे दबाव दे के बोला है कि भगवान से मिलने के या फिर मोक्ष प्राप्त करने के काफ़ी तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका सबसे बड़ा ये है कि भाई आप इंसानों की सेवा करो, ठीक है। इंसानों की सेवा करोगे तो वो सेवा भगवान की मानी जाएगी, ऐसा इनका मानना था। इनके सबसे ग्रेट डिसिपल रहे हैं, जो स्टूडेंट रहे हैं, वो रहे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जो इनकी रिलीजियस मैसेज थे, ठीक है, उनको जो आज के उस टाइम के जो सोसाइटी थी उसके हिसाब से मतलब इंटरप्रेट किया है, लोगों को बताया है कि कैसे क्या हम चीज़ें कर सकते हैं अपनी जो सोसाइटी है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा नॉलेज, मतलब जो सबसे बड़ा
जो हाथ है वो किस चीज़ का था, वेस्टर्न नॉलेज का, कि भाई अगर आप वेस्टर्न नॉलेज को अच्छे से पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, चीज़ों को समझोगे, दूसरे देशों के साथ कनेक्ट रह के देखोगे, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के तरीक़ों के बारे में पढ़ोगे, तो हम इन चीज़ों से आगे बढ़ जाएंगे। जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हम ख़त्म कर लेंगे। विवेकानंदा ने क्रिटिसाइज़ किया, किस चीज़ की निंदा की, कि हमें हमें है ना, हम पूरे वर्ल्ड से अपना संपर्क है ना तोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम एक ही जगह पे ऐसे मौन होके खड़े हैं कि हमारा कोई भी किसी भी तरह से उद्धार नहीं हो रहा, हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। विवेकानंदा ने भी जो कास्ट सिस्टम था उसको, उसके खिलाफ रहे हैं भी, ठीक है। और जो उस टाइम पे रिचुअल होते थे, जितने भी रीति रिवाज थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने कटाक्ष किए कि भाई जो काफ़ी पिछड़े थे, जो कि गलत थे, उनके खिलाफ भी हमेशा से रहे हैं। और इन्होंने हमेशा से लोगों को ये स्पिरिट जगाने के लिए बोला है, उनके अंदर हिम्मत जगाने के लिए बोला है कि आप अपनी आज़ादी के साथ रहो, बिल्कुल बराबर होके एक आज़ाद इंसान की तरह बिल्कुल अपने अंदर जो सोच है उसको सुधारो और उन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी आगे व्यतीत करो और देश को आगे बढ़ाओ। 1897 के अंदर विवेकानंदा ने किस चीज़ का गठन किया, किस चीज़ का फाउंडेशन किया, वो था रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो कि लोगों की सेवा करने में, सोशल वर्क करने में आगे था, ठीक है ना। द मिशन हेड, इसकी काफ़ी ब्रांचेस थी पूरे देश के अंदर, और इन्होंने काफ़ी सोशल सर्विस की, जैसे कि स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, ठीक है, दवाइयों की दुकानें खोल दी, अनाथ आश्रम खोल दिए, ऑर्फनेजेस, और या फिर लाइब्रेरी खोल दी। ऐसे ऐसे इन्होंने काफ़ी काम किए। स्वामी दयानंद एंड आर्य समाज, अब इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आर्य समाज के साथ उनका क्या रिलेशन था, कैसे क्या था। आर्य समाज अंडरटुक द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो हिंदू रिलीजन था, जो हिंदू धर्म था, उसके अंदर रिफॉर्म करने का जिम्मा किसने लिया, आर्य समाज ने लिया। और इसके फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। 1857 के अंदर आर्य समाज का गठन हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 से 83 तक रहे वो। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या बिलीव करते थे कि भाई इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से जो उस टाइम के जितने भी प्राइस्ट थे, और क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण थे, जो पूजा पाठ करते थे, वो काफ़ी सेल्फिश थे। वो सिर्फ अपने अपने मतलब से, जितनी भी जो भी हमारी पुराण्स थी, जो भी वेदास थे, उनके अंदर जो भी फाल्स टीचिंग थी, जो उस समय के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, उन चीज़ों को इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बढ़ावा दिया, लोगों को एक धर्म के चक्रव्यूह में बांध के रखते थे। इस वजह से वो इनसे कभी, ताकि वो इनसे कभी ऊपर ना उठ पाए। तो ये बिल्कुल उस समय पे काफ़ी गलत था, और स्वामी दयानंद सरस्वती इसके बिल्कुल अपोजिशन में खड़े रहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद went to the Vedas, which he regarded as infallible, being an inspired word of God as and as a fount of all knowledge। ये क्या कहते हैं ना कि वेदास है ना, वेदास में जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमको इंस्पायर करते हैं किस चीज़ से, भगवान से जुड़ने के लिए। और वहाँ पे इमेंस नॉलेज है, उस वेदास के अंदर काफ़ी भरपूर मात्रा में नॉलेज है। लेकिन इन्होंने बाद में ये भी रिजेक्ट कर दिया कि भाई वेदास भी पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ थॉट्स हैं, कुछ रिलीजियस थॉट्स हैं, जो धर्म से रिलेटेड कुछ सोच है जो कि वेदास से मैच नहीं करती, ठीक है। इस वजह से फिर वो वेदास का भी कटाक्ष करते हैं, उससे भी थोड़ा सा अपनी दूरी बनाते हैं। जो चीज़ें सही है वो हमको मान के चलनी चाहिए, और जो चीज़ें उस समय के लिए सही नहीं है उनको हमको बदल देना चाहिए, ऐसा मानना था स्वामी दयानंद का। ही बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। इनका मानना था कि भगवान से डायरेक्ट एक्सेस, मतलब बिना किसी के रोक टोक के सब कोई भगवान को पूछ सकते हैं। ही वॉज अपोज टू आइडोलेट्री, ये भी मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। जो भी रिचुअल्स, रीति रिवाज थे पंडितों के द्वारा, उनके ये खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो दबाते थे और पूरे देश के अंदर जो ऊंच नीच की भावना को फैलाते थे। इसी वजह से ये ब्राह्मण्स वगैरह का क्या करते थे, बहिष्कार करते थे। ही ऑल्सो डायरेक्टेड अटेंशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ मैन एज दे लिव्ड in this real world and away from traditional belief in other world। He also favored the study of western science। तो ये क्या कहते थे ना कि
इंसान है ना, इंसान को जो उस टाइम पे जो रियल वर्ल्ड में जी रहा था, ठीक है, और वो दूसरे देश, दूसरे जितने भी अलग अलग देश से उनसे कटा हुआ था। लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है तो सबके साथ हर तरह का की नॉलेज के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, वेस्टर्न वेस्टर्न साइंस, जो भी वेस्टर्न नॉलेज है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। इंटरेस्टिंगली इनफ, स्वामी दयानंद हैड डिस्कशन विद केशव चंद्र। ये फिर किससे इनकी मुलाकात हुई? केशव चंद्र सेन से हुई, ठीक है, विद्यासागर से हुई, जस्टिस रेनाडे से हुई, गोपाल हरि देशमुख से हुई, ठीक है। ये जितने भी उस टाइम के मॉडर्न रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन सब से इनकी बातें स्टार्ट हुई और फिर आगे आगे इन्होंने अपने काम को जारी रखा। कुछ स्वामी दयानंद सरस्वती के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने स्कूल्स के नेटवर्क स्टार्ट किए, स्कूल बनाना स्टार्ट किए, कॉलेजेस बनाए, ठीक है, ताकि जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके वेस्टर्न लाइंस पे, जो वेस्टर्न एजुकेशन की तर्ज पे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया? वो थे लाला हंसराज। ऑन द अदर हैंड 1902 1902 में स्वामी श्रद्धानंद स्टार्टेड द गुरुकुल नियर हरिद्वार टू प्रोपेगेट द मॉडर्न ट्रेडिशनल आइडल्स ऑफ एजुकेशन। इन्होंने गुरुकुल्स की शुरुआत की जो कि पुराने रीति रिवाज की तरह से एजुकेशन को प्रोवाइड करता था लोगों के अंदर। द आर्य समाजिस्ट, अब आर्य समाज की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते थे? सोशल रिफॉर्म पे, जो भी सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे जो कमियां थी उनको सुधारने में। और इस चीज़ के लिए इन्होंने काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम भी किया। इन्होंने जो वुमेंस की कंडीशन थी उस टाइम पे काफ़ी, क्योंकि वुमेंस को दबा के रखा जाता था, उनकी इतनी सुनवाई नहीं होती थी मोस्टली अपर कास्ट में, तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ ये खड़े रहे उन, और जो कंडीशन थी वुमेंस की उसको सुधारने की कोशिश की। उनके अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात इन्होंने ट्राई किया। और जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत, ठीक है, और जो कास्ट सिस्टम रहा है, मतलब जात पात की जो राजनीति होती थी या फिर जात पात देखा जाता था उस टाइम पे, उस चीज़ के ख़िलाफ़ भी ये लड़े हैं, लोगों को समझाया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता और मिलजुल के हमको रहना चाहिए। दे आल्सो एडवोकेट द सोशल इक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल सॉलिडरिटी एंड कंसोलिडेशन। तो यही कहते हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए और एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जिससे क्या प्रमोट हो? नेशनलिज्म, देश प्रेम की भावना बढ़े लोगों के बीच में। एट द सेम टाइम वन ऑफ द आर्य समाज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू अदर रिलीजन। उस टाइम पे क्या था? क्रिश्चियन मिशनरीज थे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रहता था कि हिंदूज़ को कन्वर्ट ना किया जाए किसी दूसरे धर्म में, उसके खिलाफ ये रहते थे और इस चीज़ को रोकते भी थे। जिस वजह से इनका धर्म युद्ध स्टार्ट हो गया दूसरे रिलीजन्स के साथ में, कि भाई दूसरे रिलीजन वाले इनको ऐसे बनती नहीं थी, इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ चलने लगी। और जिस वजह से लोगों के अंदर ये कम्युनलिज्म की भावना जागने लगी कि भाई तेरा धर्म सुपीरियर है और मेरा नहीं है, ऐसा। वाइल द आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट वर्क टेंडेड टू रिमूव सोशल इल्स एंड टू यूनाइट पीपल, इट रिलीजियस वर्क टेंडेड टू through perhaps unconsciously to divide the growing national unity among Hindu, Muslim, Parsi, Sikh and Christians। अब ये काम तो अच्छा करते थे, लेकिन जो ये इनका काम था ना, ये कन्वर्जन को रोकना और जो धर्म के बीच में आड़े आना, इस वजह से लोगों के बीच में काफ़ी दरारें आने लगी और जो ये इनका काम था वो ही उल्टा पड़ने लग गया। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, क्रिश्चियन सब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कटने लग गए, दूर होने लग गए, और इसी वजह से जो नेशनल यूनिटी की हम जब बात कर रहे थे वो भी धीरे धीरे करके थोड़ी सी बंटने लग गई। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अब इस सोसाइटी को किसने स्टार्ट किया, कहाँ पे किया, ठीक है, वो पढ़ते हैं। इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। किसके द्वारा है? मैडम HP ब्लैथवर्स्की और कॉलोनल HS ऑलकोट, जो कि बाद में इंडिया में आए। और इन्होंने इस सोसाइटी का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे बनाया? अद्यार में, जो कि कहाँ पे है? मद्रास के अंदर, 1886 के अंदर। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मूवमेंट्स थे वो इंडिया में थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, और इसकी जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर वो किसने संभाली? एनी बेसेंट ने, ठीक है, जो इंडिया में कब आई? 1893 के अंदर। और मोस्टली इनका क्या काम था ना, कि जो भी धर्म है, जो भी लाइक हिंदुइज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जूस्टेरियनिज़्म हो गया, इनका रिवाइव किया जाए। जो ये काफ़ी पिछड़े हुए थे उस टाइम पे, इनको फिर से मजबूत किया जाए,
ऐसा इनका काम था। लेकिन ये इतने ज़्यादा उस स्तर पर इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा किया, कंट्रीब्यूशन किया मॉडर्न सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। वन ऑफ द मिसेज एनी बेसन्स many achievements in India was the establishment of Central Hindu School in बनारस। बनारस के अंदर जो हिंदू स्कूल है उसका गठन किसके द्वारा हुआ था, किसकी हेल्प से हुआ था? वो हुआ था मिसिस पेशेंट की वजह से। विच लेटर डेवलप्ड बाय मदर मोहन वाल्विया। उसको बाद में वो डेवलप कर दिया गया किसके द्वारा? मदन मोहन वाल्विया के द्वारा। किसके अंदर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, जो आज भी काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो ये था अपना पार्ट 1, और अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 2 की, जो नेक्स्ट डे करेक्ट मॉर्निंग में 10 बजे आ जाती है। अगर कोई भी वीडियो के अंदर या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी इशू हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए करेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 11 चैप्टर 11वां भी चल रहा है, ये भी हो जाएगा कंप्लीट 2 दिन में। और इससे पहले 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैप्टर 1 से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं किया हो। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।